नमस्कार। राज की मीरा कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में काल विभाजन और नामकरण की बात की थी, जो सभी कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी विषय है, और हमने कहा था कि इसका एक भाग, अंतिम भाग जो है, उसको आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। तो आज उसी पर हम चर्चा करते हुए आपसे उसके चौथे भाग की हम बात करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। और ये चौथा भाग होगा जो आधुनिक काल पर आधारित है। इससे पहले जो हमने बात की वह भक्ति काल तक की थी और आचार्य शुक्ल का काल विभाजन नामकरण हमने समझा था। आज हम आधुनिक काल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण और हिंदी का बड़ा काल है, उस पर हम बात करेंगे कि वो कैसे जो है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, और उन पर जो है प्रश्न बनेंगे, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 1850 ईस्वी को हम मोटे मोटे तौर पर लगभग सभी विद्वान आधुनिक काल की शुरुआत के रूप में देखते हैं। चूँकि एक तरफ आगे चल के 1857 में भारत में पहली क्रांति होती है, वो एक आधुनिक बोध का जो है सबसे बड़ा एक घटना थी, सबसे बड़ी घटना थी। तो उसी के कमोबेश हमको एक सन को जो है वो आधुनिक काल के लिए जो है लेना है। तो 1850 ईस्वी से हम आधुनिक काल की शुरुआत हम मानते हैं। और इस दौरान एक ऐसे व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य में आगमन होता है जिनको हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं। और भारतेंदु ने जितना हिंदी साहित्य को उस समय प्रभावित किया, उसी के कारण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला जो चरण है उसका नामकरण सभी विद्वानों ने भारतेंदु युग के रूप में किया है। तो हम उस पहले काल को हम भारतेंदु युग के नाम से ही जानेंगे। तो जो काल विभाजन और नामकरण में आधुनिक काल के अंतर्गत पहला चरण जो हुआ उसका नामकरण हुआ भारतेंदु, और उसका समय सीमा जो है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक की मानी जाती है, इन 50 वर्षों की। कुछ लोग 1857 से भी आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों का मत है। दूसरा जो काल, आधुनिक काल में जो दूसरा चरण है, वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में हमें आधुनिक काल में एक ऐसा संपादक सरस्वती पत्रिका का मिला जिसने हिंदी साहित्य को व्याकरण सम्मत करने और एक हिंदी भाषा और साहित्य को जो है विभिन्न विषयों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया। उससे पहले तक हिंदी साहित्य जो है वो भक्ति और रीति और दरबार और उन सबसे जुड़ा हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे रचनाकार आते हैं भारतेंदु के बाद, जो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित भी करते हैं, हिंदी भाषा को भी व्यवस्थित करते हैं, और हिंदी साहित्य को विभिन्न विषयों की ओर उन्मुख करते हैं। और बहुत बड़े बड़े कवि गुप्त जी और उन सबको गढ़ने का काम भी एक तरह से उन्होंने किया था। इसलिए साहित्य के इतिहास के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की मान्यता देते हुए आधुनिक काल का दूसरा चरण द्विवेदी युग के नाम से संबोधित करते हैं। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 तक मानी जाती है। यानी अगर हम क्रमबद्ध लिखते जाएं तो भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला चरण, आधुनिक काल ऑब्लिक नंबर 1 उधर कर दीजिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900, और 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। इसके बाद जिसको हम हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल कहते हैं, वह आता है जिसे हम प्राय छायावाद के नाम से जानते हैं। यानी जो छायावाद जो कविता के रूप में 1918 में आया, तो उससे हमारे आधुनिक काल का एक तीसरा चरण शुरू होता है। और कई श्रेष्ठ कवि जिनको आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के सबसे बड़े लैंडमार्क मानते हैं, वो चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, और चाहे जो है आपके सुमित्रानंदन पंत हो, ये सभी बड़े कवि जिस एक काव्य धारा में आते हैं उसको हमने छायावाद नाम से अभी जो है संबोधित किया। और ये छायावाद की काव्य धारा 1918 से 1936 ईस्वी तक रहती है। तो इस तरह से आधुनिक काल के 3 चरण हुए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद। 1850 से 1900, 1900 से 1918 और 1918 से 1936। 1936 में पूरी दुनिया में और देश में जो है प्रगतिशील जो है उस तबके की जो है साहित्य में भागीदारी आती है, और प्रगतिशील साहित्य जो है लिखा जाना शुरू होता है, एसोसिएशन गठित होती है, भारत में भी होती है। और वहीं से छायावाद
जो तत्व है हिंदी में साहित्य में वो धीरे धीरे घटने लगता है और प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव राइटिंग जो है हिंदी में एक बहुत बड़े पैमाने पर लिखी जाती रहती है। वैसे तो प्रत्येक साहित्य प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में एक काल की प्रवृत्ति के रूप में लिखी जाती है। इसलिए आधुनिक काल का चौथा चरण हम प्रगतिवाद को मानते हुए 1936 से 1943 तक का 7-8 सालों का समय जो है, उसके बाद भी कुछ रचनाएं होती रही, कुछ पहले भी हुई, लेकिन मोटे तौर पर हम वो मानते हुए प्रगतिवाद उसको नाम देते हैं। और 1943 में तार सप्तक जो सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे के तत्वावधान में कविताओं का एक संपादक संग्रह निकला था, तो उसके चलते जो है वहाँ से एक नई काव्य धारा का श्री गणेश होता है, एक नया युग प्रवर्तित होता है, जिसका हमने नामकरण प्रयोगवाद किया है। यहाँ एक ध्यान देने की बात और है कि छायावाद के बाद के काल को एक और नाम से भी हम जानते हैं, जिसको छायावादोत्तर काल हमने कहा है, यानी जो छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद। तो छायावाद के बाद के ये जो 2-3 चरण हैं, अगर परीक्षक आपसे ये पूछ ले कि छायावादोत्तर कविता कौन सी है और पूछ ले प्रगतिवाद, तो बात वह एक ही कर रहा है। फर्क इतना है कि छायावादोत्तर में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों ही आ जाती है। छायावाद के बाद की जो हिंदी कविता है, तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों आ जाती है। और अगर वो अलग पूछता है तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों अलग अलग चरण हो गए, और इन तीनों को एक नाम भी दिया गया है, जिसको छायावादोत्तर युग भी कहा गया है, जो 1936 के बाद है। 1943 के बाद जो है वो प्रयोगवाद आता है, और ये प्रयोगवाद 1953 ईस्वी तक, 53-54 ईस्वी तक रहता है, जब हिंदी साहित्य में एक नए तरह की रचनाएं, नए तरह की कविताएं लिखी जाती है, जिसे हम नई कविता के नाम से जो है संबोधित करते हैं। यानी वो कविता जो पिछली तमाम पुरानी कविताओं से अलग है, उसको हमने नामकरण दिया नई कविता। ये नई कविता एक नए तरह के फ्लेवर और एक नए तरह की विषय वस्तु, नए तरह की भाव भंगिमा को लेकर हमारे पास आती है। और इस दौरान एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी होता है। पहले जब हम थे वो गुलाम देश के रूप में थे, और 1947 में हमें आज़ादी मिलती है और हम जो है एक स्वतंत्र भारत के रूप में आते हैं, तो उसकी कई आशाएं, निराशाएं, कई तरह की प्रक्रिया को हम देख चुके होते हैं। तो जब भारत आज़ाद होता है तो एक नए तरह की सोच, एक नए तरह का जो है विचार विनिमय हमारे बीच होता है, और हम जो एक नए तरह की कविता लिखना शुरू करते हैं, जो कहीं ना कहीं पुराने से मोहभंग भी होता है, और कुछ जो है नई चीज़ों को एक व्यक्ति के रूप में भी महत्ता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर एक नए तरह की पोइट्री जो लिखी जाती है, तो उसको हम नई कविता कहते हैं। तो वहाँ से एक नया जो है चरण वो आता है, जो 1953 से लेके अगले 10-15 सालों तक रहता है। और उसके बाद की कविताओं को प्राय जो है सामान्यतः सब लोग समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। यानी समकालीन तो जो आज भी लिखी जा रही है उसको भी हम एक तरह से समकालीन कविता ही कहेंगे, ये तो कोई उतना बड़ा वो नहीं है फेरिस। तो समकालीन कविता उसके बाद की तमाम कविताओं के लिए कह दिया जाता है। और 1990 के बाद, और वो एक उत्तर आधुनिक समय भी कविता के क्षेत्र में आ जाता है, जहाँ नए विमर्श, दलित है, आदिवासी है, स्त्री विमर्श है, वो बहुत बड़ी संख्या में साहित्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए वहाँ से और कविता का जो है लेखन और बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो आधुनिक काल का पहला चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्विवेदी युग, तीसरा चरण छायावाद युग, चौथा चरण प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा नई कविता, और उसके बाद समकालीन कविता। और छायावाद के बाद के 3 कालों को, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को, हम मोटे तौर पर छायावादोत्तर कविता भी कहते हैं। 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। 1850 से 1900 ईस्वी भारतेंदु युग, 1900 से 1918 द्विवेदी युग, 1918 से 1936 तक छायावाद, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल भी जिसे हम कहते हैं, पहला भक्ति काल है और दूसरा छायावाद है। और उसके बाद 1936 से 1943 तक प्रगतिवादी युग, और 1943 से 53-54 तक नई कविता के रूप में एक नया आंदोलन हमें नई प्रवृत्ति साहित्य के इतिहास में मिलती है। और 1954-55 के बाद समकालीन कविता। तो ये कुल मोटे तौर पर आधुनिक काल के जो है काल विभाजन है। यहाँ एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये कविता के आधार पर नामकरण किया गया है।
अगर हम गद्य में जाएंगे तो अलग तरह से वहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास अलग तरह से देखा जा रहा है, वहाँ पर ये नहीं लागू होता। ये विशुद्ध रूप से हिंदी कविता का जो है काल विभाजन और नामकरण है। हिंदी उपन्यास, नाटक, निबंध में वो अलग तरह से काल विभाजन और नामकरण किया गया है। वहाँ रचनाकारों के नाम पर जो है काल विभाजन और उनका नामकरण किया गया है। वहाँ इस तरह से युग को जो है नहीं बांटा गया है। तो ये आज हमने इस पर चर्चा की, और इस चर्चा के साथ ही हमारे जो ये 4 भागों में साहित्य का इतिहास और काल विभाजन का जो हमारा एक पूरा टॉपिक था, उसको हमने समझने का जो है प्रयास किया है, और कोशिश की है कि हम जो है इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को समझ पाएँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, उसको थोड़े में समेटना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ेंगे इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़िए, एक बच्चन सिंह की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें भी बड़ी विस्तार से इस विषय को किया गया है। और एक यूनिवर्सिटी के जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बुकलेट्स आती है, उस पर भी साहित्य के इतिहास पर बहुत वृहद चर्चा की है। तो ये 3-4 पुस्तकें भी आपके काम की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।